हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। इसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो पहला आता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से विकसित हुई। इससे पहले यूरोप आज के जैसे अनेक राष्ट्र इसके पहले यूरोप में आज के जैसे अनेक राष्ट्र राज्य नहीं थे। वहाँ कई क्षेत्र थे। ठीक है, जैसे कि राजतंत्र, वहाँ राजतंत्र थे, साम्राज्य था, छोटे छोटे राज्यों में मतलब रियासतें, इन सब में जो है यूरोप विभाजित था। ठीक है, बंटा हुआ था। और फिर आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी फ्रांसीसी क्रांति 1889। तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के विचारों को लोकप्रिय बनाया। क्रांति के पहले फ्रांस निरंकुश राजतंत्र था। क्रांति के बाद संप्रभुता केंद्र राजा से हटकर नागरिकों और राष्ट्र की ओर जाने लगा। ठीक है। फिर आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख परिवर्तन। तो क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे राष्ट्रीय एकता भावना मजबूत हुई। मुख्य परिवर्तन: निरंकुश राजतंत्र को चुनौती दी गई, नागरिकों को समान देने की बात हुई, समान कानून की धारणा विकसित हुई। ठीक है। फिर आंतरिक शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को हटाने का प्रयास हुआ। एक समान प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया। इस प्रकार जो है इस प्रकार लोगों में यह भावना मजबूत हुई कि वे केवल किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है। फिर आते हैं नेपोलियन और यूरोप। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन ने यूरोप को बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, नेपोलियन ने यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। उसने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। इसका नागरिक नाम था, मतलब इसका आधिकारिक नाम था, क्या नागरिक मैंने पढ़ दिया, इसको माफ करिएगा। इसका आधिकारिक नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इसने कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार, सामंती विशेषाधिकार की समाप्ति जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। ठीक है। तो लेकिन नेपोलियन के शासन में यूरोप के कई क्षेत्रों में फ्रांसीसी नियंत्रण भी स्थापित हुआ। इसलिए जहां एक और उसे सुधारों को ने आधुनिक विचारों को फैलाया। ठीक है, जहां एक और उसके सुधारकों ने आधुनिक विचारों को फैलाया, वहीं दूसरी ओर उसके साम्राज्यवादी विस्तार के कारण उसके विरुद्ध विरोध भी पैदा हुआ। ठीक है। फिर आता है यूरोप में राजनीतिक विचार। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में 3 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं प्रभावशाली थी, जैसे कि उदारवाद। ठीक है। उदारवाद का संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, प्रतिनिधि सरकार, ठीक है, और निजी संपत्ति से था। लेकिन उस समय उदारवाद का अर्थ आज के पूर्ण लोकतंत्र जैसा नहीं था। कई उदारवादी केवल संपत्ति रखने, पुरुषों को मतदान का अधिकार देने के पक्ष में थे। ठीक है। फिर आता है रूढ़िवाद। तो रूढ़िवादी पुराने राजतंत्र, सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है। हालांकि कुछ रूढ़िवादियों ने आधुनिक परिवर्तन को पूरी तरह अस्वीकार करने की बजाय धीरे धीरे सुधारकों को स्वीकार किया। ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवादियों का उद्देश्य था एक साझा राष्ट्र के आधार पर राजनीतिक एकता और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। ठीक है। फिर आता है विनया कांग्रेस 1815। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में राजनीतिक नक्शे को फिर से व्यवस्थित करने के लिए विनया कांग्रेस आयोजित की गई। इसके प्रमुख नेता थे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। ठीक है। विनया कांग्रेस का उद्देश्य था पुराने राजतंत्रों को मजबूत करना, यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को रोकना, फ्रांस के विस्तार को नियंत्रित करना। ठीक है। फिर आता है मेटरनिख की नीति। मेटरनिख रूढ़िवादी विचारधाराओं का समर्थक था। वह मानता था कि राष्ट्रवादी और उदारवादी विचार यूरोप की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा है। ठीक है। इसलिए कई राष्ट्रवादी संगठनों और आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाए गए। फिर आता है यूरोप का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप
शहरों का विकास हुआ, ठीक है, शहरों का विस्तार हुआ, कारखानों की संख्या बढ़ी, मजदूर वर्ग का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा और मध्यम वर्ग मजबूत हुआ। लेकिन औद्योगिकरण के साथ बेरोजगारी, गरीबी, खराब कार्य परिस्थितियां, कम मजदूरी जो है, जैसी समस्याएं भी सामने आई। फिर आते हैं 1830 की क्रांतियां। 1830 में यूरोप में कई हिस्सों में विद्रोह और क्रांतियां हुई, जैसे कि फ्रांस में बोरबोन राजवंश को हटाकर फिर लुई फिलिप को सत्ता में लाया गया। बेल्जियम में नीदरलैंड से अलग होकर अलग स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। इससे राष्ट्रवाद की शक्ति का पता चलता है। फिर आते हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान कई शताब्दियों तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनानी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। यूरोप के कई बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने यूनानी स्वतंत्रता का समर्थन किया। आखिरकार यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। फिर आते हैं संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद केवल राजनीति से नहीं फैला, कला, कविता, संगीत, लोकगीत और भाषा ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। और इसके बाद आता है रोमांटिकवाद से विशेष रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है, इसे रोमांटिकवाद से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। रोमांटिक कलाकारों ने लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक कथाएं, परंपराएं, राष्ट्रीय इतिहास को महत्व दिया। फिर आते हैं भाषा और राष्ट्रवाद। भाषा राष्ट्रवादी भावना का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। उदाहरण के लिए पोलैंड में रूसी शासन के विरुद्ध पोलिश भाषा की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गई और पोलिश भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी विचार फैलाए गए, राष्ट्रीय संस्कृति को बचाया गया, विदेशी शासन का विरोध किया गया, ठीक है। फिर आते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। जर्मन क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण को राजनीतिक एकीकरण की दिशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जर्मनी के जो क्षेत्र थे वो राजनीतिक एकीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक एकीकरण में, ठीक है, की दिशा में जो है उन्होंने निभाई थी। फिर आता है जोल वेरिन। तो 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया जिसे जोल वेरिन कहा गया। इसका उद्देश्य था व्यापारिक बाधाओं को कम करना, अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार आसान बनाना, आर्थिक एकता बढ़ाना। इससे जर्मन राज्यों को आर्थिक रूप से जोड़ने में मदद, मतलब इसने जर्मन राज्यों को आर्थिक रूप से जोड़ने में मदद की, ठीक है। फिर आते हैं 1839 की क्रांति। 1839 में यूरोप में कई हिस्सों में क्रांतियां हुई। इन क्रांतियों में उदारवादियों, राष्ट्रवादियों, मजदूरों और मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मांगों में शामिल थे संविधान, प्रतिनिधि सरकार, राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आते हैं फ्रैंकफर्ट संसद 1848। जर्मन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी नेताओं ने एक निर्वाचित संसद का गठन किया। इसे कहा गया फ्रैंकफर्ट संसद। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य एक संयुक्त जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान तैयार करना था, ठीक है। फिर आता है फ्रैंकफर्ट संसद की सफलता। तो फ्रैंकफर्ट संसद ने प्रुसा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मन राष्ट्र का ताज देने का प्रस्ताव रखा, ठीक है, लेकिन उसने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बाद संसद कमजोर हुई, राजतंत्रों ने विरोध किया, आंदोलन दबा दिया गया। इस प्रकार उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन असफल हो गए। फिर आते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी पहले अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ओटो वॉन बिस्मार्क। वह प्रुसा का प्रमुख मंत्री था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए सेना, कूटनीति, युद्ध का उपयोग किया। उसको नीति का अक्सर रक्त और लौह की नीति से, मतलब उसकी नीति को अक्सर रक्त और लौह की नीति से जोड़ा जाता है। और जर्मनी के एकीकरण के युद्ध बिस्मार्क के 3 युद्धों के माध्यम से जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, ठीक है। प्रुसा ने डेनमार्क से युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया, ठीक है। इन युद्धों में सफलता के बाद जर्मन राज्यों का एकीकरण हुआ।
फिर आते हैं जर्मन साम्राज्य की स्थापना 1871। जनवरी 1871 वर्साई के महल के ऑफ हॉल ऑफ मिरर्स में प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ। फिर आते हैं इटली का एकीकरण। जर्मनी की तरह इटली भी कई राज्यों में विभाजित था। इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे कि ज्यूसेppe मैज़िनी। उन्होंने युवा इटली नामक संगठन बनाया। उनका उद्देश्य एकीकृत और स्वतंत्र इटली की स्थापना था। कहते हैं काउंट कैमिलो डी काबूर, वह सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। उसने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, उन्होंने स्वयंसेवक सैनिकों के साथ दक्षिणी इटली में अभियान चलाया। उसकी सेना को रेड शर्ट्स कहा जाता था। ठीक है। कहते हैं इटली का एकीकरण 1861। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, लेकिन एकीकरण अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। 1866 वेनेसिया इटली में शामिल हुआ और 1870 रोम इटली में शामिल हुआ। इसके बाद इटली का एकीकरण लगभग पूरा हो गया। ठीक है। रहते हैं राष्ट्र की पहचान के प्रतीक। तो राष्ट्रवादी आंदोलनों में राष्ट्र व्यक्त करने के लिए महिला रूपकों का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस का प्रतीक मेरियन, ठीक है, मेरियन व स्वतंत्रता गणतंत्र राष्ट्र का प्रतीक थी। फिर आते हैं जर्मनी का प्रतीक जर्मानिया, वह जर्मन राष्ट्र की शक्ति और एकता का प्रतीक थी। बाल्कन क्षेत्र, यूरोप का बाल्कन क्षेत्र कई जातियों और सांस्कृतिक समुदायों का क्षेत्र था। इसमें शामिल थे यूनानी, सर्ब, बुल्गारियाई, रोमानियाई, अल्बानियाई, क्रोएट, बोस्नियाई आदि। इनमें से कई समुदाय ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। ठीक है। फिर आते हैं बाल्कन और राष्ट्रवाद। तो 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके साथ बाल्कन के विभिन्न समुदायों में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा बढ़ी। हर समुदाय अपना स्वतंत्रता चाहता था, अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था, अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर दावा करता था। ठीक है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। फिर आता है बाल्कन संकट। बाल्कन में राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण युद्ध, राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय विवाद बढ़ने लगे। यूरोप की बड़ी शक्तियों भी बाल्कन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। ठीक है। इससे स्थिति और जटिल हो गई। फिर आते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलने लगा। पहले राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता से जुड़ा था, लेकिन बाद में कई देशों में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, क्षेत्रीय विस्तार और सैन्य प्रतिस्पर्धा से जुड़ गया। इससे यूरोप में संघर्ष बढ़ा। फिर आते हैं प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी संघर्ष और यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा करने में योगदान दिया और 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ी और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है। इसके बाद में आती हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो 1889 फ्रांसीसी क्रांति, 1804 नेपोलियन संहिता, 1815 विनया कांग्रेस, 1830 यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन, 1832 यूनान को स्वतंत्रता की मान्यता, 1834 जॉल्वेरियन की स्थापना, 1848 यूरोप में क्रांतियां, 1848 फ्रैंकफर्ट संसद, 1861 दिल्ली का एकीकरण प्रारंभ, विक्टर इमैनुअल की द्वितीय राजा, 1866 वेनेसिया इटली में शामिल, 1870 रोम इटली में शामिल, 1871 जर्मन साम्राज्य की स्थापना, 1814 प्रथम विश्व युद्ध शुरू। ठीक है। फिर आते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रवाद, साझी पहचान और राजनीतिक एकता के आधार पर राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना। ठीक है। फिर आते हैं राज्य, ऐसा राज्य जिसमें अधिकांश नागरिक स्वयं को एक साझा राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। फिर आते हैं उदारवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और प्रतिनिधि शासन का विचार। ठीक है। फिर आते हैं रूढ़िवाद, परंपरागत सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने की विचारधारा। फिर आते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की भावना। फिर आते हैं जॉल्वेरिन, 1834 में प्रसा की पहल पर बनाया गया जर्मन सीमा शुल्क संघ। ठीक है। फिर आते हैं रोमांटिकवाद
कला और संस्कृति की ऐसी धारा जिसने भावनाओं, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को महत्व दिया। ठीक है। कहते हैं साम्राज्यवाद किसी देश द्वारा दूसरे क्षेत्रों या देशों पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की नीति। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।